Hi students, how are you all? I hope you all are doing well. So, I Dr. Bikram welcome you all to the channel of Make My Exam. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म्स आ चुके हैं। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम इस साल कंडक्ट होने वाला है और ग्रुप डी का एग्जाम भी कंडक्ट होने वाला है। सो बहुत ढेर सारी वैकेंसीज रेलवे ने निकाली हैं और ये बहुत ही बेहतरीन मौका है इस बार सरकारी नौकरी लेने का। सो जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है जीएस को, चाहे वो प्री है चाहे वो मेंस है, यानी कि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में वेटेज किसको ज्यादा है? जीएस को। जैसा कि आप सभी ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखा होगा। सो जो टीयर 1 है, मैं आपको फिर से बता दूं कि टीयर 1 में जीएस के क्वेश्चन आउट ऑफ 100 40 रहेंगे, 40 क्वेश्चंस ऑफ जीएस। और अगर आप टीयर 1 क्लियर करते हैं तो टीयर 2 में आपको जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे 50। सो टीयर 2 में आपको क्वेश्चंस रहेंगे 50। तो सोचिए कितना ज्यादा वेटेज है जीएस के क्वेश्चंस का। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही यहां पर 40 और 50 क्वेश्चंस का वेटेज है जीएस का। सो इस बार हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में जो इस बार एक्सपेक्टेड है 2019 में क्या क्वेश्चंस रहेंगे हम कवर करेंगे। आप ये पूरी सीरीज देखते रहिए और यहां पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी और कि यहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे आरआरबी एनटीपीसी में। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आरआरबी ने पहले भी पूछ रखे हैं और इस बार क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। यहां आप ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चंस का हाई चांस ऑफ अकरेंस है। सो इन्हें आप ध्यान से कीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इरा? तो आप क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के आजादी से पहले, भारत के आजाद होने से पहले यानी 1947 से पहले पहला वाइसरॉय और गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन कहां से है? ये क्वेश्चन है हिस्ट्री से। सो ऑप्शंस आर, फर्स्ट वॉरेन हास्टिंग्स, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड कैनिंग। सो यहां पर ध्यान देंगे, मैं यहां पर आपको इसका आंसर भी बताऊंगा और इस क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन नया बन सकता है वो भी बताऊंगा। सो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, वॉरेन हास्टिंग। हु वाज वॉरेन हास्टिंग? ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हु वाज विलियम बेंटिक? ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हु वाज लॉर्ड माउंटबेटन? ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट था। तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं जो मैंने यहां पर आपको बताया है। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक जरूर याद रखेंगे, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यह क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। उसके बाद हु वॉज वॉरेन हास्टिंग? वॉरेन हास्टिंग वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और हु वॉज लॉर्ड माउंटबेटन? ही वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो देखिए, इस क्वेश्चन से ये 3 क्वेश्चन ऑप्शन से फिर से बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा पॉलिटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए इज राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन बी इज राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, ऑप्शन सी इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन डी इज राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो इन चारों में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में नहीं लिखा गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज की गारंटी नहीं लेता है? ऑप्शन ए क्या है? राइट टू इक्वलिटी। इंडिया के, आप ध्यान देंगे, ये जो 4 लिख रखे हैं इनमें 3 फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका जिक्र है। राइट टू इक्वलिटी, क्या ये फंडामेंटल राइट है? यस है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 14 से 18। राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, क्या ये फंडामेंटल राइट है? यस है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 25 टू 28। ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32। डी राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, क्या ये है? नहीं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। सो आंसर क्या होगा? डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन 3 है, द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स
आर गिवन फॉर बेस्ट राइटिंग्स इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है और अभी लास्ट ईयर आरआरबी ने जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था, मैंने वहीं से आपको ये क्वेश्चन दिया है। यानी ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को ये पता होता है करंट अफेयर, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो राइटिंग में यानी लिटरेचर में दिया जाता है, पर कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है ये किसी को नहीं पता होता है ज्यादातर। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है। सो साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है? यूजुअली कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इस का जो आंसर है वो 22 टिक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने इन ऑप्शंस में 22 नहीं दिया है, पर अगर एग्जाम में 22 आए तो कैंडिडेट्स 22 टिक करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसमें क्या लिख रखा है, 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर रखा है। बट यहां पर आप ध्यान देंगे इसका ऑप्शंस अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 24। स्टूडेंट्स यहां पर जो आंसर है वो है आंसर डी 24, यानी कि 24 लैंग्वेजेस में ये साहित्य अकेडमी अवार्ड लिटरेचर में दिया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए हमारे यहां पर जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं वो कितनी है, 22, पर 22 लैंग्वेजेस के साथ इंग्लिश और राजस्थानी हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में नहीं है, बट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन दोनों में दिया जाता है। यानी नया क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें तो दिया जाता है, पर इसके अलावा 2 और कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनमें यह अवार्ड दिया जाता है? ये नया क्वेश्चन बनकर आरआरबी एनटीपीसी में आ सकता है इस बार। और आंसर क्या है, इंग्लिश प्लस राजस्थानी, यानी कि प्लस 22 लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, कितने हो गए, 24। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। सो क्वेश्चन 4 ये रहा, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि यूएनओ जो है, जिसके बारे में आप लगातार करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे और लगातार न्यूज में ये रहता है टॉपिक, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस ईयर में बनी थी, क्वेश्चन ये पूछा गया है। अच्छा चलिए पहले हम लोग ये बात करते हैं कि यूएनओ जो है उसका पर्पस क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ जो है, नया क्वेश्चन बन सकता है कि यूएनओ का पर्पस क्या है, क्या काम करता है। सो यूएनओ जो है ये क्या काम करता है, इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने की कोशिश करता है। सो आपसे यहां पर ध्यान देंगे, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 1947 में बना था, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। आंसर क्या है, 1945। स्टूडेंट्स बहुत बार ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है और लास्ट ईयर ये जो हमारा आरआरबी का ग्रुप डी का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस बार भी जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम है उन दोनों में से किसी ना किसी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का होने के चांसेस हैं। सो आंसर इज 1945। और अगर यहां पर हम बात करें, नया क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि 1945 में यूएनओ बना, प्रेजेंट जो करंट सेक्रेटरी जनरल है यूएन का वो कौन है। सो कौन है, गेस करेंगे। सो प्रेजेंट मैं एसजी लिख रहा हूं, यानी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। सो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज एंटोनियो ग्यूटेरस। स्टूडेंट्स यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में कि एंटोनियो ग्यूटेरस इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये एंटोनियो ग्यूटेरस कौन से देश के निवासी हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो एंटोनियो ग्यूटेरस हैं पुर्तगाल से हैं, ये आप नोट करेंगे, ठीक है। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएन का हेडक्वार्टर कहां पे है, यूएन का हेडक्वार्टर कहां पर है। यस, सभी को पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क, मैनहट्टन में। सो मैनहट्टन न्यूयॉर्क में जो है हेडक्वार्टर है किसका, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स इज रिच इन गोल्ड रिजर्व्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही रेयरली ये क्वेश्चन पूछा गया है और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा। ये इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा डेजर्ट है जो गोल्ड रिजर्व से रिच है, यानी जिसमें गोल्ड रिजर्व्स सबसे ज्यादा है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है अरेबियन, ऑप्शन बी है थार, ऑप्शन सी है मंगोलियन, ऑप्शन डी है एटाकामा। जी आंसर क्या है, एटाकामा। सो एटाकामा डेजर्ट के बारे में आपको जरूर कुछ ना कुछ पता होगा, और वो क्या इंफॉर्मेशन है कि एटाकामा इज द वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड।
यानी कि एटाकामा वर्ल्ड में वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस है। और यहां पर आंसर क्या है? एटाकामा। सो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। सो एटाकामा के बारे में क्या पढ़ा कि एटाकामा जो है एक डेजर्ट है जो कि गोल्ड रिजर्व से रिच है। चलिए, तो यहां पर एक और क्वेश्चन, इसमें एटाकामा से क्या पूछा जा सकता है? एटाकामा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटाकामा कौन से कॉन्टिनेंट में है? यह नया क्वेश्चन बन सकता है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि एटाकामा इस कॉन्टिनेंट में है, आपको क्वेश्चन में बताया जा सकता है, पर इस कॉन्टिनेंट के कौन से कंट्री में है? सो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यानी एटाकामा कौन से कॉन्टिनेंट में है और कौन से कंट्री में है। सो यहां पर हम देखते हैं एटाकामा इज इन साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका के कौन से कंट्री में है? यस, चिले में है और कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 पे। देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आरआरबी ने बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज, यानी कि जो दक्षिण भारत है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, उसकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो यहां पर पहले हम बात करते हैं कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? यस, गंगा। गंगा इज द राइट आंसर। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। कितनी लेंथ है उसकी? सभी को पता होना चाहिए, 2500 किलोमीटर। पर यहां पर क्वेश्चन क्या है कि पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज नर्मदा, ऑप्शन बी इज गोदावरी, ऑप्शन सी इज महानदी एंड ऑप्शन डी इज कावेरी। सो यहां पर लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? आंसर इज गोदावरी। गोदावरी पेनिनसुलर या साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है और भारत की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। सो गोदावरी के बारे में यहां पर एक और आपको फैक्ट बताना चाहूंगा। ये आरआरबी ने भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, एसएससी ने, और अभी लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश के पीसीएस के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन था कि कौन सी रिवर है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यस, गैस करेंगे कौन सी रिवर है? गोदावरी। ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? गंगा। और साउथ इंडिया में गोदावरी, इसीलिए गोदावरी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये इस बार इंटेलिजेंस ब्यूरो के टियर 1 में क्वेश्चन था। सो आरआरबी के ग्रुप डी या एनटीपीसी में फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहां पर देखिए एक और फैक्ट बताऊंगा जिससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है, ये दोनों चीजें अलग हैं। देखिए, दक्षिण गंगा इज गंगा ऑफ साउथ, बट यहां पर टर्म क्या है? गंगा ऑफ साउथ इंडिया। अगर दक्षिण गंगा बोला है कि साउथ गंगा किसको बोलते हैं, तो गोदावरी है। पर गंगा ऑफ साउथ इंडिया, भारत के जो दक्षिणी जो भारत का पोर्शन है, उसकी गंगा किसे कहा जाता है? सो ये कहा जाता है कावेरी। देखिए, इस बार आईबी के और लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश के पीसीएस में प्री में ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का बहुत सारे कैंडिडेट्स ने गोदावरी टिक कर दिया। सो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दक्षिण गंगा अगर पूछा रहा है, आंसर इज गोदावरी, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट रिवर है, इसलिए इसे गोदावरी, इसे हम दक्षिण गंगा बोलते हैं। पर गंगा ऑफ साउथ इंडिया किसको बोलते हैं? कावेरी को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कावेरी इज दी होलीएस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। यस, जैसे कि हम अगर नॉर्थ की बात करें, हमारे नॉर्थ में होलीएस्ट रिवर कौन सी है? गंगा को पूछते हैं हम। साउथ इंडिया में किसको पूजा जाता है? कावेरी की पूजा की जाती है। क्लियर है? सो कावेरी के बारे में एक और चीज ध्यान देंगे कि कावेरी एक ऐसी मात्र रिवर है भारत की जिसमें सारा साल पानी रहता है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि सारा साल इसमें पानी क्यों रहता है, ये आप ढूंढ के आएंगे। हम जो अगले सीरीज करेंगे, अगले जो क्वेश्चंस करेंगे, उसमें मैं जरूर डिस्कस करूंगा और आपसे पूछूंगा भी। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 7 की तरफ। सो ये रहा क्वेश्चन 7 स्क्रीन पे। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, टू इंक्रीज द गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू। ऑप्शन बी, टू रिवैम्प द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन सी, वीड आउट करप्शन इन द इकोनॉमी एंड द ऑप्शन डी इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। यस, आंसर क्या है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? कौन बनाता है? यस, आरबीआई।
आरबीआई बनाता है। और क्यों बनाता है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि हमारे देश में मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है मनी सप्लाई को डिक्रीज करके, और डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? मनी सप्लाई को इंक्रीज करके। सो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। सो क्वेश्चन 8 ये रहा स्क्रीन पे। Which of the following is responsible for transport of food and other substances in plants? Yes, आप में से बहुत स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे कि साइंस का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ध्यान देंगे रेलवे में साइंस के क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, और ये क्वेश्चन आरआरबी ने लास्ट ईयर ग्रुप डी में पूछ रखा है। इस बार भी एनटीपीसी या ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा रहेगा। और कैंडिडेट्स, आप जो आरआरबी का एग्जाम है उसकी जीएस जो है आप कंप्लीट तैयार करेंगे, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी के पेपर में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, क्वेश्चंस एक जैसे रहेंगे। सो चलिए देखते हैं कि यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्लांट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। सो ऑप्शंस क्या है? ए है जाइलम, बी है फ्लोएम, सी है क्लोरोप्लास्ट, डी इज नन ऑफ दीज। आंसर क्या है? ऐसा आप सभी को पता होगा, आंसर इज फ्लोएम। सो जाइलम क्या करता है, एक बार हम यहां पर बात करते हैं, जो इससे नया क्वेश्चन बन सकता है और पहले भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन से आप जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको भी ध्यान देंगे, उसको भी पढ़ेंगे, और जो नया क्वेश्चन मैं बता रहा हूं देखिए वो क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। जाइलम क्या करता है? जाइलम इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है, किसमें? प्लांट्स में। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड। फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। और क्लोरोप्लास्ट, सी ऑप्शन की तरफ जाएं। सो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये फोटोसिंथेसिस करता है। सो यहां पर जो हमने क्वेश्चन दिया है, यहां पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा फ्लोएम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। सो क्वेश्चन 9 ये रहा स्क्रीन पे, ये भी साइंस से क्वेश्चन है। इन मैमल्स एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एक्सक्रीशन इज प्लेड बाय। देखिए अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो का टियर 1 था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। आरआरबी ने प्रीवियस ईयर जो 2016 का एनटीपीसी है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पर देखिए आप एलिमिनेशन से भी पहुंच सकते हैं। ऑप्शन ए लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी किडनीज, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी लीवर। आंसर क्या होगा? आंसर इज किडनीज। यस, एक्सक्रीशन का रोल कौन प्ले करता है इनमें से? आंसर है किडनी। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? रीएब्जॉर्प्शन करती है। किसमें फंक्शन है? डाइजेशन में। लार्ज इंटेस्टाइन किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में होगी। किडनी क्या करती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो एक्सक्रीशन का पार्ट कौन है? किडनी। लंग्स क्या करते हैं? लंग्स रेस्पिरेटरी पार्ट है। लीवर क्या करता है? फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। आंसर इज किडनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10, एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय। स्टूडेंट्स, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है रेलवे ने। एसिड रेन जो है इनमें से कौन करता है? पहले हम समझते हैं एसिड रेन क्या होती है। क्या होती है एसिड रेन? वही है ऐसी प्रेसिपिटेशन जिसमें जो हाइड्रोजन आयंस है उसका कंटेंट ज्यादा हो, यानी एसिड रेन जो एसिडिक हो उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड रेन। सो ये एसिड रेन कैसे होती है? ध्यान देंगे, फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉशन से जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर निकलते हैं, जो आपको ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। जब ये नाइट्रोजन एंड सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं ये एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं और वाटर से रिएक्ट करते हैं, तब क्या बनती है? एसिड रेन। सो यहां पर बी सी डी ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। आंसर क्या होगा? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। क्वेश्चन 11 देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स वेरी एज। पहले समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? यानी कि एक वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। पर वो लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होना कब शुरू हो जाएगा? जब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उस लिक्विड के प्रेशर के, वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। सो यहां पर क्या होता है कि जब हम ऑप्शंस देखते हैं फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या इससे दो क्वेश्चंस और बन सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए है प्रेशर वेरीज, ऑप्शन बी एज टेम्परेचर वेरीज, ऑप्शन सी एज वॉल्यूम वेरीज, ऑप्शन डी इज एज डेंसिटी वेरीज। आंसर क्या है? आंसर ए है एज प्रेशर वेरीज। ऐसा क्यों? देखिए यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं, कि इन हाई एल्टीट्यूड्स पर जो कुकिंग है वहां उसको ज्यादा टाइम क्यों लगता है, यानी खाना बनाने में ज्यादा टाइम क्यों लगता है। और या देखा होगा वहां के जो लोग हैं वो प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आंसर वही है कि यहां पर क्या होता है कि जो मैंने बताया हाई एल्टीट्यूड है, वहां पर क्या रहता है कि टेम्परेचर कैसा होगा? लो। सो ध्यान देंगे,
और प्रेशर कैसा होगा, लो। सो जैसे यहां पर क्या होगा कि इन एरियाज में प्रेशर कम होगा, सो प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, जो पानी होगा या कोई भी चीज है वो लो टेम्परेचर पे बॉईल करेगी। सो आंसर वही होगा एज प्रेशर वेरीज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। 6th क्लास से बढ़ते आते हैं हम लोग 12th क्लास तक। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार रेलवे ने पूछा है। रेलवे जो है पर्टिकुलरली रेलवे एग्जाम्स वो हमेशा जीएस में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है साइंस से। ये जो क्वेश्चन है पहले भी पूछा गया है, स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स क्यों नहीं करते हैं। ऑप्शन ए, दे एमिट लाइट ऑफ अ कांस्टेंट इंटेंसिटी। ऑप्शन बी, देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ डज नॉट चेंज विद टाइम। ऑप्शन सी, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द earth resulting in decrease in intensity of light. Option D, they are nearer to earth and hence we receive a greater amount of light and therefore minor variations in intensity are not noticeable. आंसर क्या है, डी। मैं इसको चलिए एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं बट प्लैनेट्स क्यों नहीं करते हैं। प्लैनेट्स क्या हैं, अर्थ के क्लोज हैं, और स्टार्स क्या हैं, अर्थ से बहुत दूर है। सो जब स्टार्स की जो स्टारलाइट होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी क्या है, लेयर्स। हम लोग आगे बात करेंगे ये क्वेश्चन की भी। सो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं। सो जैसे ही वो स्टारलाइट इन जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है इनसे पास होती है, सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो स्टार्स हैं वो हमें यहां पर ट्विंकल करते नजर आते हैं बट प्लैनेट्स क्यों नहीं, क्योंकि प्लैनेट्स अर्थ के क्लोज हैं और बड़े होते हैं साइज में। सो ये आपको समझ आ गया होगा। सो यहां पर ये जो डी ऑप्शन है, हो सकता है एग्जाम इस स्टेटमेंट को चेंज कर दे और इसकी दूसरी सेंस लिख दे, और दूसरी सेंस क्या होगी ये आप नोट कर लेंगे, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर इज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें इनमें से कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है टंगस्टन, ऑप्शन बी है नाइक्रोम, ऑप्शन सी है ब्रास, ऑप्शन डी है स्टील। इन चारों में से क्या किया जाता है, यस राइट आंसर इज नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, आप बता सकते हैं कि नाइक्रोम किससे बना हुआ होता है। नाइक्रोम इज मेड अप ऑफ निकल प्लस क्रोमियम। सो नाइक्रोम क्या है, एलॉय। मैं इसका आपको रीजन बताता हूं, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर में आंसर बता, आपको क्वेश्चन में दे दिया रहा है नाइक्रोम यूज किया जाता है, और क्वेश्चन पूछ ले आरआरबी एनटीपीसी में कि वो नाइक्रोम क्यों यूज किया जाता है। सो नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम एक एलॉय है, और एलॉय की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रखी होंगी। एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई, रेजिस्टेंस हाई। सो यहां पर नाइक्रोम इसलिए यूज किया जाता है। सो यहां पर आप नोट कर सकते हैं कि नाइक्रोम इज मेड अप ऑफ निकेल प्लस क्रोमियम। ऑप्शन जो ए है देखिए टंगस्टन, ये किसमें यूज होता है बता सकते हैं, बल्ब में। और बल्ब में क्यों यूज होता है, क्योंकि ये जो टंगस्टन मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई। ब्रास बता सकते हैं, ब्रास की कंपोजिशन क्या है, ये भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रास किससे बनता है, ब्रास बनता है कॉपर प्लस जिंक से। ठीक है। सो यहां पर आंसर क्या है, नाइक्रोम। इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम यूज होता है। क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 है, एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट मेंट फॉर मेजरिंग। एनीमोमीटर से इनमें से क्या मेजर किया जाता है। ऑप्शन ए है वेलोसिटी, ऑप्शन बी है एयर मासेस, ऑप्शन सी है विंड स्पीड, ऑप्शन डी है टेम्परेचर। इन चारों में से क्या मेजर किया जाता है एनीमोमीटर में से, ऑप्शन सी विंड स्पीड। सो विंड की स्पीड मेजर करने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं। यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आपसे एग्जाम पूछ ले एमीटर, सो यहां पर उसको एनीमोमीटर का सोच के टिक नहीं करना है। एमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। सो करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 ये रहा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है आरआरबी एनटीपीसी में। हु बिल्ट द कोणार्क सन टेम्पल, यानी कि कोणार्क कहां है, ओडिशा में। सो ओडिशा में जो कोणार्क जगह है वहां पर सन टेम्पल जो है किसने बनाया था। ऑप्शन ए नरसिम्हादेव 1, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम देव, ऑप्शन सी नरसिम्हादेव 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। किसने बनाया था, ऑप्शन ए नरसिम्हादेव 1 ने। नरसिम्हादेव 1 आपसे पूछा जा सकता है जिसने कोणार्क सन टेम्पल बनाया था, ये कौन सी डायनेस्टी से था। सो 13th सेंचुरी में ये जो कोणार्क का टेम्पल है नरसिम्हादेव 1 ने बनाया था, और नरसिम्हादेव 1 जो है he was from नरसिम्हादेव 1, he was from ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ये नया क्वेश्चन आपसे बन सकता है इस बार आरआरबी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16,
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इस बार बहुत 2018 में एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्लीकट्टू प्रैक्टिस्ड इन तमिलनाडु इज अ पार्ट ऑफ विच फेस्टिवल। देखिए पहला क्वेश्चन तो यहां पर यही पूछा जा सकता है कि जल्लीकट्टू कौन सी स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है, आंसर क्या है तमिलनाडु। पर यहां पर हम देखते हैं उसने क्वेश्चन में बताया जल्लीकट्टू प्रैक्टिस किया जाता है तमिलनाडु में। 2018-17 में बहुत ही ज्यादा न्यूज में था ये इशू। किस फेस्टिवल के दौरान इसे प्रैक्टिस किया जाता है? ऑप्शन ए ओनम, ऑप्शन बी पोंगल, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी नथ वंजली। आंसर क्या है? पोंगल। जल्लीकट्टू बहुत बार न्यूज में था लास्ट ईयर। क्यों था? क्योंकि यहां पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसने क्या किया था, इस पे बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया था। जैसे कि आपको पता होगा इस जल्लीकट्टू में क्या किया जाता है कि पोंगल के त्योहार के दौरान ये जो जल्लीकट्टू होता है, यहां पर क्या होता है कि एक बुल होता है, उसको पूरी भीड़ में छोड़ दिया जाता है और उसके फिर हम पर चढ़ने के लिए जो लोग हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एनिमल वेलफेयर ऑफ बोर्ड इंडिया ने जो है क्रुएलिटी के लिए जल्लीकट्टू का इशू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लेके गए थे। यहां पर आंसर क्या है? पोंगल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? बहुत ही यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन अनरेस्ट का जो फादर है किसे इनमें से कहा जाता है? ऑप्शन ए आनंद सिंह, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी यहां से क्या पता लगता है कि इन चारों में से ये पर्सनैलिटी कौन होगा? ये एक एक्सट्रीमिस्ट होगा। इन चारों में से इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक्सट्रीमिस्ट कौन रहा है? यस, बाल गंगाधर तिलक। पता होगा, आप लोग सभी ने सुना होगा, बाल पाल लाल और अरविंदो घोष कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट। यहां पर आपको यह भी जानना होगा कि बाल गंगाधर तिलक को हम फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले ऐसी पर्सनैलिटी थी भारत में, ये पहले ऐसे इंसान थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जिन्होंने किसकी डिमांड की थी? स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेक्स, टर्टल, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स? यानी ये जो यहां पर 4 स्पीशीज दे रखी हैं, स्नेक्स, टर्टल, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, इनमें से ये जो 4 कैटेगरीज हैं एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन की, इनमें से किसके अंडर इन चारों को आप रखेंगे? ऑप्शन ए फिशिस, ऑप्शन बी एम्फीबियन, ऑप्शन सी रेप्टाइल, ऑप्शन डी एव्स। एव्स क्या होती हैं? बर्ड्स। रेप्टाइल क्या होते हैं? रेंगने वाले। ऑप्शन बी एम्फीबियन, एम्फीबियन कौन होते हैं? जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं, एग्जांपल फ्रॉग। ऑप्शन ए पैसिस में किसको रखा जाता है? फिशिस को। आंसर क्या है? स्नेक, टर्टल, लिजर्ड, क्रोकोडाइल कौन है? रेंगने वाले जानवर हैं। और किसके अंडर इसको रखा जाएगा? रेप्टाइल। आंसर क्या है? रेप्टाइल। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस बार के लिए भी आप तैयार रहिए इस क्वेश्चन के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो? बहुत बार आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा और आपको पता होगा, आप लोगों में से बहुत जनों को आंसर भी पता होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी ब्लैक फीवर, ऑप्शन डी कॉलेरा। यानी पूछा गया है इन चारों में से ऐसा कौन सा डिजीज है जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के काटने के कारण होता है? चारों में से कौन सा होता है? यस, आंसर इज मलेरिया। चिकन पॉक्स किससे होता है? एक बार हम लोग देख लेते हैं, जो यहां से ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकता है नया इस बार के आरआरबी एनटीपीसी में ग्रुप डी में क्वेश्चन क्या बन सकता है? चिकन पॉक्स की अगर बात करें, चिकन पॉक्स किससे होता है? चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, मैं यहां पर लिख रहा हूं, वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये पूछा जा सकता है आपसे इस बार। मलेरिया मैंने बता दिया, क्वेश्चन जो पूछा गया है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के कारण। और यहां पर ब्लैक फीवर पूछा गया है। ब्लैक फीवर, काला अजहर बोला जाता है इसे, ये आपको टर्म दी जा सकती है। क्वेश्चन भी काफी बार पूछा है। काला अजहर किससे होता है? लिशमैनिया। उसके बाद ऑप्शन डी क्या है? कॉलेरा। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, विब्रियो कॉलेरे, इससे होता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जाता है डिजीजेस से रिलेटेड। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया किसी भी एग्जाम में। ये चारों जो डिजीज है मैंने कवर करा दिए। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर, ब्लैक फीवर इज कॉज्ड बाय लिशमैनिया, और इसे काला अजहर भी बोला जाता है। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरे, और एनोफिल्स मॉस्किटो से हम लोगों ने देख लिया मलेरिया होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पे। What is the minimum age required to become vice president of India? पॉलिटी का क्वेश्चन है, इनमें से मिनिमम एज कितनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? चलिए पहले मुझे ये बताइए, प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी एज चाहिए मिनिमम? प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज यस कितनी होनी चाहिए? 35। यहां पर ऑप्शंस क्या है?
वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कितने चाहिए? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 45। मिनिमम एज कितने चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है? जब प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट एक्ट करता है ना? तो वाइस प्रेसिडेंट की एज कितनी चाहिए होगी मिनिमम? यस, वही जो प्रेसिडेंट के लिए चाहिए। ऑप्शन क्या होगा? आंसर इज 35, ऑप्शन बी 35। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। स्टैगफ्लेशन इज डिफाइंड एज, स्टैगफ्लेशन में इन चारों में से कौन सी डेफिनेशन स्टैगफ्लेशन के लिए बिल्कुल सही बैठती है? ऑप्शन ए लो इन्फ्लेशन लो अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी हाई इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी लो ग्रोथ लो अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी लो इन्फ्लेशन हाई ग्रोथ। तो क्या होता है स्टैगफ्लेशन? जब बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट भी उसके साथ हो जाए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठता है? यस, ऑप्शन बी हाई इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट, यानी दोनों चीजें जब साथ हो, इन्फ्लेशन भी हो जाए, बहुत ज्यादा महंगाई भी हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए, तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। आइसोबार्स हैव, यानी कि इन चारों में से कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है आइसोबार्स के बारे में? क्या होते हैं आइसोबार्स? ऑप्शन से पढ़ने से पहले हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं। दे आर दी एटम्स ऑफ दी डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स दैट हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी जिनका मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। सो इन चारों में से कौन सी डेफिनेशन सही बैठती है? ऑप्शन ए क्या है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी सेम मास एंड एटॉमिक नंबर, ऑप्शन डी डिफरेंट मास एंड एटॉमिक नंबर। सो कौन सी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई वो सही बैठती है? ऑप्शन ए यस, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसे आइसोबार बोला जाता है। और अगर आइसो टॉप पूछ लिया रहे तो आंसर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत बार एग्जाम क्या करता है, आइसोबार आइसोटॉप को घुमा के हर साल, एक साल ये पूछा दूसरे साल ये पूछा। सो आइसोटॉप भी पूछा जा सकता है। आइसोटॉप क्या होते हैं? दे आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर हो जाए डिफरेंट मास नंबर हो जाए तो आइसोटॉप बोलते हैं, और आइसोबार अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इंडिया हैज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री, यानी इन चारों में से जो ऑप्शंस दे रखे हैं, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर भारत का अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर किस कंट्री के साथ सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। सबसे बड़ा बॉर्डर इंडिया का कौन सी स्टेट के साथ है? यस, बांग्लादेश के साथ। लगभग 4200 किलोमीटर का बॉर्डर है जो कि इंडिया का बांग्लादेश के साथ पड़ता है। अच्छा, सभी को पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, है ना? और इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। पर क्या बता सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है इसको क्या बोला जाता है? आई एम श्योर ये आपने कहीं भी क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पढ़ा होगा, पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार के एनटीपीसी में, आरआरबी में, ग्रुप डी में, कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन पड़ती है, मैंने बता दिया इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे बड़ा है भारत का बांग्लादेश के साथ, पर इस लाइन को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है पूर्वांचल। सो यहां पर इसको आप नोट कर लेना, एक नोटबुक आप अपने साथ रखिए जिसमें जो ऑप्शंस मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको आप लिखते रहिए। सो इस लाइन को बोला जाता है पूर्वांचल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा स्क्रीन पे। विद विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हैज बीन अंडरटेकन। ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये 2014 से करंट चलता आ रहा है, 2019 आ गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे रिलेटेड दूसरा करंट बता देता हूं जो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है, भारत जो है, उसने अभी रिसेंटली क्या किया है? इट हैज टेकन ओवर द ऑपरेशंस ऑफ सितवे पोर्ट। ये सितवे पोर्ट कहां पे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि 2019 में करंट में चल रहा है। सर यहां पर ये दूसरी जो सेंस है इस क्वेश्चन की वो ये है कि विद विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हैज बीन अंडरटेकन। सो क्या इशू है मैं एक बार आपको बता देता हूं, इस इशू को ध्यान से सुनिएगा। भारत की आप सभी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखी होंगी, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर। ये जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये लैंड लॉक्ड है। इन्हें ध्यान से मैप में देखिएगा, आज मैप खोल के, ये लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं। और इन 7 जो नेबरिंग, ये जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनमें भारत से एंटर करने के लिए एक ही रास्ता जाता है जो कि वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से जाता है, जिसे हम चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। यानी कि भारत और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट कौन करता है? ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करता है। सोचिए अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट दिया जाए तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्या हो सकती है? भारत से अलग। और ये कोशिश कौन कर सकता है? चाइना, विद द हेल्प ऑफ भूटान एंड बांग्लादेश। और इसीलिए भारत ने क्या किया कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, यहां पर एक्सेसिबिलिटी के लिए हम दूसरा रास्ता बना रहे हैं। कहां से? जो कि कोलकाता से हम लोग बे ऑफ बंगाल से कहां जाएगा? जो जोड़ेगा म्यांमार में सितवे पोर्ट को। सितवे पोर्ट यानी कहां पे है? म्यांमार में।
ये जो सितवे पोर्ट को जोड़ेगा, वहां से हम रिवर के थ्रू, कलादन रिवर है वहां से, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहुंचेंगे कहां पे, म्यांमार के अंदर, और म्यांमार से वहां पर हम लोग पहुंच के कहां पहुंचेंगे, वो सीधा कनेक्ट करेगा मिजोरम को। यानी सी, रोड और रिवर का रूट है, जिसे कलादन मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बोला जाता है। भारत यहां से सीधा मिजोरम में एंट्री कर सकता है, यानी अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एक नया रास्ता बना रहा है एक्सेसिबिलिटी के लिए। सो यहां पर कलादन मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट किसके साथ भारत ने शुरू किया है, या पूछा रहा है सितवे पोर्ट क्यों न्यूज में था, कौन से कंट्री के कारण, म्यांमार के कारण। यानी सितवे पोर्ट, इसको लिख लीजिएगा, आंसर इज म्यांमार। ठीक है, और आपको ये चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में मैंने बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। इन चारों में से कौन था जो गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं था। ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी बाबा गुरदीत सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद बरकतुल्लाह, ऑप्शन डी सोहन सिंह भगना। सो चारों में से आप सभी को पता होगा गदर पार्टी की फॉर्मेशन कब हुई थी। गदर पार्टी बनी थी 1913 में, है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो गदर पार्टी 1913 में बनी थी, ये कौन से कॉन्टिनेंट में बनी थी, नॉर्थ अमेरिका में। और इसके फाउंडर्स कौन थे, लाला हरदयाल थे, यस थे। मोहम्मद बरकतुल्लाह, यस थे। सोहन सिंह भगना, यस थे। करतार सिंह सराभा, ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद दिस गदर पार्टी। सो गदर पार्टी का सबसे जो बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या था कि एक सेक्युलर थी। देखा ना, लाला हरदयाल भी थे, मोहम्मद बरकतुल्लाह भी थे, सोहन सिंह भगना, पंजाबी मुस्लिम सब थे इसमें, करतार सिंह सराभा। तो ऑप्शन बी क्या है, बाबा गुरदीत सिंह, ये एसोसिएटेड नहीं थे गदर पार्टी के साथ। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाबा गुरदीत सिंह किसके साथ एसोसिएटेड थे। बाबा गुरदीत सिंह वाज एसोसिएटेड विद दी कोमागाटा मारू इंसिडेंट। कोमागाटा मारू इंसिडेंट कब हुआ था, जिसके कारण जो गदर पार्टी है, कोमागाटा मारू, जो शिप वाला इंसिडेंट था, सभी को पता होगा। कोमागाटा मारू इंसिडेंट कब हुआ था, 1914 में, जिसके कारण ये जो गदर पार्टी है ये थोड़ा एक्टिव हो गई थी। तो बाबा गुरदीत सिंह जो थे वो कोमागाटा मारू इंसिडेंट के साथ एसोसिएटेड थे, और बाकी जितने लिखे गए हैं वो गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इन विच ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टेक्स प्लेस। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एक लोकसभा का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पेपर था जिसमें पूछा गया था, और मुझे ऐसी आशा है, मुझे ऐसा लगता है कि यह काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस बार आरआरबी के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत सभी ने रंग दे बसंती मूवी देखी होगी, नहीं, और पुरानी नहीं, सब देखी होंगी। सो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो मैंने आपको यहां पर ऑप्शन जो थे 1925, 24, 26, 27, आंसर क्या 1925। क्या था इसमें, ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में जो यहां पर एक कॉन्स्पिरेसी की गई थी, किसने गई थी, अशफाक उल्लाह खान, और पकड़े गए थे अशफाक उल्लाह खान के साथ राम प्रसाद बिस्मिल। ये दोनों ने यहां पर, चंद्रशेखर आजाद भी इनके साथ मिले हुए थे, और यहां पर काकोरी में, काकोरी एक स्टेशन था कहां पर, लखनऊ के पास, लखनऊ से 20-25 किलोमीटर दूरी पर काकोरी एक रेलवे स्टेशन था जहां पर अंग्रेजों की ट्रेन लूटी गई थी। पैसे जो है उस ट्रेन से लूटे गए थे हथियार खरीदने के लिए, और उसके बाद इन दोनों को फांसी चढ़ा दिया गया था। और ये केस कब हुआ था, 1925 में। किसने किया था, ये जो जितने भी हम लोगों ने अभी नाम लिए, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, कौन सी पार्टी से एसोसिएटेड थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी, यस, एचएसए से एसोसिएटेड थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यानी कि इन चारों को देखते हैं ऑप्शंस को, और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन के साथ कौन सा ऑप्शन सेट बैठता है। ऑप्शन है विटामिन सी की कमी से क्या होता है, सभी को पता होगा, स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। विटामिन के से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का जो फीचर है वो खत्म हो जाता है बॉडी से। यानी कि अगर ब्लड आपकी बॉडी से ऊज आउट हो जाए तो वो उसकी यूजिंग होती रहेगी, वो बहता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। किसके कारण, विटामिन के कारण। ऑप्शन सी क्या है, विटामिन ई। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ऑप्शन डी है विटामिन बी12। विटामिन बी12 यहां पर नोट करेंगे आप नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। विटामिन बी12 बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। विटामिन बी12 जो है इसकी कमी से अनीमिया होता है। अनीमिया क्या होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यहां पर क्वेश्चन क्या है, डेफिशिएंसी इनमें से जो है जिससे नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो। अभी मैंने बताया आंसर क्या होगा, विटामिन के। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय। इन चारों में से बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी। ऑप्शन ए है बेलेरस, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हेराल्ड, ऑप्शन डी
एंटोनियो वैन ल्यूवेनहोक। सो किसने की थी? यस, आंसर इज डी, एंटोनियो वैन ल्यूवेनहोक जो है इन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया बोडो लैंग्वेज इज प्राइमरीली स्पोकन। जो बोडो लैंग्वेज है इन चारों में से किस जो रीजन में बोली जाती है? असम में, कर्नाटका में, राजस्थान में, गुजरात में। कहां बोली जाती है? असम में बोली जाती है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा स्क्रीन पे, Which among the following metal is used for galvanization? स्टूडेंट्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार जीएस में जो है आप बहुत ही बिंदास मार्क्स लेकर आए और इस बार आपका एनटीपीसी क्लियर हो, आप बढ़िया एक पोस्ट हासिल कर सके। सो ये जो क्वेश्चन 30 है ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की सीरीज का, और इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा और शेयर जितना हो सके करिएगा, सो ताकि हम जो है आगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो इस बार आरआरबी के एनटीपीसी और ग्रुप डी में आ सकते हैं वो हम लॉन्च करें। सो क्वेश्चन 30 बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा मेटल है जो गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि जब जो चीज स्टील या आयरन की बनी हो उस पर जिंक की कोटिंग की जाए। जिंक की कोटिंग क्यों करेंगे? ताकि उस पर रस्टिंग ना हो। सो ऑप्शन क्या है? जिंक, कॉपर, आयरन, सिल्वर। ये सभी को अभी पता लग चुका होगा डेफिनेशन से ही, आंसर क्या है? जिंक। सो स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हमने जैसे बात की कि इसे जितना ज्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए सामने आएंगी और उसमें टॉप जो एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट सीरीज में भी, वो भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। सो आई होप आज का सेशन सभी को समझ आ गया होगा। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।